अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने अपनी तरफ से इस बात के पूरे इंतजाम किए थे कि अगर शराब घोटाले का भांडा फूट जाए तो भी दोनों बच निकलें। इसके लिए केजरीवाल और सिसोदिया सहित कई आरोपियों ने मिलकर 145 मोबाइल सेट्स तोड़कर फेंक दिए। लेकिन जब कई लोग ऐसा नहीं कर पाए और ये दोनों पकड़े गए। आमतौर पर नेता जब भी घोटाला करते हैं तो रिश्वत की रकम अपने पास रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो नोटों का पहाड़ निकलता है। केजरीवाल ने इससे अलग दूसरी योजना बनाई कि रिश्वत की रकम किसी के घर में नहीं, सीधा पार्टी के पास पहुंचे तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। यही वजह है कि केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि किसी के घर से एक चवन्नी नहीं मिली। मतलब घोटाला तो हुआ ही नहीं, लेकिन घोटाले का भांडा भी फूटा और विनोद चौहान के मोबाइल में केजरीवाल से बातचीत का चैट भी। केजरीवाल को फिलहाल सरेंडर करना है। लगातार कानूनी तौर पर आजमा रहे केजरीवाल ने अब फिर एक नई नौटंकी शुरू की। केजरीवाल ने कहा कि 2 जून को वे सरेंडर करने 3 बजे अपने घर से निकलेंगे। माना जा रहा है कि तब तक वे कोई दूसरा हथकंडा भी अपना सकते हैं ताकि उन्हें सरेंडर न करना पड़े। लेकिन उसके भी पहले केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि हो सकता है कि इस बार उन्हें जेल में और ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि देश बचाने में उनके प्राण भी चले जाएं तो लोगों को गम नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि मुझे परसों सरेंडर करना है। पता नहीं अब कब तक ये लोग मुझे जेल में रखेंगे, लेकिन ये मुझे तोड़ नहीं सकते। जेल में इन्होंने कई दिनों तक इंसुलिन के इंजेक्शन बंद किए, मेरा वजन कम हुआ, कीटोन लेवल बढ़ा। पता ही नहीं लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। परसों 3 बजे सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकलूंगा। केजरीवाल ने कहा कि हो सकता है कि इस बार उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। इंसुलिन बंद करने की कहानी जनता को सुना रहे, कोर्ट में नहीं कह रहे। इसके पीछे वजह यह है कि जल्द ही जमानत के लिए केजरीवाल ने खुद ही डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन लेना बंद किया। इसी वजह से उनकी पत्नी जेल में खाना और बाकी दवाइयां भेजती थी, पर उनके साथ इंसुलिन नहीं होता था। इस पर कहानी को घुमा दिया गया। फिर केजरीवाल दूसरी तरफ से सबको सुना रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया कि उनका कामकाज नहीं रुकेगा। सीएम ने कहा कि अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश होगा, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवा, फ्री बस यात्रा, सभी काम चलते रहेंगे। लौटकर सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं आपसे अपने परिवार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता होती है। मेरे पीछे मेरे माता पिता का ख्याल रखना, दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ होंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है, उन्होंने ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल वापस जाने के डर से अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव अभी से फूलने लगे हैं। कभी कहते हैं कि मुझे फक्र है कि मैं जेल जा रहा हूं, तो कभी ये कहते हैं कि लगता है कि इस बार मुझे जमकर जेल में प्रताड़ित किया जाएगा। कभी अपने बूढ़े माता पिता का हवाला देते हैं तो कभी कोर्ट में 1 नहीं 2 अर्जियां लगा देते हैं। कभी कहते हैं मैं बीमार हूं तो कभी बताते हैं कि उनके अंदर गंभीर बीमारी के लक्षण है। दोबारा जेल जाने से पहले केजरीवाल ने अपनी सेहत का जिक्र करते हुए जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद उनके परिवार माता पिता का ध्यान रखा जाए। अरविंद केजरीवाल के इस नए खेल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तीखी टिप्पणी की। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सच में केजरीवाल को एक गंभीर बीमारी है और वह है झूठ बोलने की, अफवाह फैलाने की, बेवजह रोने की। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करके तिहाड़ जाना है। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की बात का जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। वह झूठ बोलने की बीमारी है जिससे बाज नहीं आ रहे। उन्हें पता था कि उन्हें जाना है, लेकिन जानबूझकर अपनी बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेना, झूठी सहानुभूति पाने की कोशिश करना, अपनी चोरी और भ्रष्टाचार को छिपाना। आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली को लूटा है, शराब की दलाली खाई है, चोरी की है, इसकी सज़ा मिलनी है। इसके लिए झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 6-7 किलो घट गया है। उनके शरीर में कीटोन लेवल बहुत अधिक हो गया है। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल में जो लक्षण है वे बेहद गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने कहा कि किडनी की गंभीर समस्या या कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं।
केजरीवाल ने इसे आधार बनाते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर ट्रायल कोर्ट से राहत की भी मांग की। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है और इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह के समय की आवश्यकता है। असल में अरविंद केजरीवाल ने खुद ही सारा खेल रचा। पहले जेल में मिठाई, पूरी, चॉकलेट जमकर उड़ाते रहे, फिर इंसुलिन नहीं दिए जाने का ड्रामा रचा। पता चला कि सारा उनका खुद का किया धरा था और अब जब जैसे ही जेल वापस जाने का वक्त आया तो कीटोन से लेकर पता नहीं किस किस चीज का लेवल बढ़ गया और इसी आधार पर अंतरिम जमानत कर सीमा बढ़ाने की मांग की जाने लगी। जितने दिनों तक केजरीवाल कोर्ट के चक्कर काटते रहे उतने दिनों में अगर जरूरी होता तो वे टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि केजरीवाल का टेस्ट करवाने से ज्यादा फिक्र जेल से जाने से बचने की है। सारी बयानबाजी उसी के लिए की जा रही है। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा। केजरीवाल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और अंत तक करते रहे। इस दौरान विभव कुमार ने सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल को पीट डाला। विभव कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। इससे नाराज केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की, पूरी आम आदमी पार्टी और खासतौर से आतिशी ने कहा कि केजरीवाल का वजन 7 किलो 8 किलो कम हो गया, गंभीर बीमारी का खतरा है, कैंसर, किडनी की बीमारी के लक्षण भी हैं। केजरीवाल की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच, जिस पर 1 जून को फैसला सुनाया जाना है। लेकिन वजन घटने की कहानी का प्रचार पूरे जोर शोर से अब तक किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या सच में केजरीवाल का वजन तिहाड़ जेल में रहते वक्त 7-8 किलो कम हो गया या फिर ये सब हवाबाजी है। हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसा बड़ा झूठ है जिसे बड़े पैमाने पर बोला जा रहा है और फैलाया जा रहा है, क्योंकि तिहाड़ जेल में आंकड़े दूसरी कहानी बता रहे हैं। असल में जेल में जब भी कोई लाया जाता है तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, उसका वजन लिया जाता है। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। जाहिर है केजरीवाल का वजन का पूरा रिकॉर्ड तिहाड़ जेल के पास मौजूद है और अब तिहाड़ जेल ने इस पूरी कहानी पर से पर्दा हटा दिया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बड़ा झूठ पकड़ा गया। सूत्रों ने केजरीवाल के वजन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ने दावा किया था कि जेल में रहने के दौरान अरविंद का वजन 7 किलो कम हुआ और ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। अब तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल के वजन के फैक्ट्स सामने आए। सूत्रों ने अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में रहने के दौरान 1 अप्रैल से 9 मई तक के वजन का डाटा जारी किया। केजरीवाल 1 अप्रैल को जब जेल भेजे गए थे तो उनका वजन 65 किलो था। 29 अप्रैल को उनका वजन बढ़कर 66 किलो हो गया। रिहा होने के एक दिन पहले 9 मई को उनका वजन 64 किलो वजन था। मतलब कि 7 किलो वजन कम होने की कहानी पूरी तरह से गढ़ी हुई है। पूरी कहानी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाए जाने के लिए रची गई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल के चिकित्सकों ने उन्हें कैंसर, गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग संबंधी जुड़ी जांच कराने की सलाह दी। आतिशी ने कहा कि ईडी अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध क्यों कर रही है, भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है। मैं भाजपा और ईडी से पूछना चाहती हूं, आप केजरीवाल की जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत एक विधायक की वजह से बढ़ने वाली है। काफी दिनों से फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर अब यूपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन इन दोनों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस जहां तहां छापेमार कार्रवाई कर रही है। दोनों फरार हैं। अब अमानतुल्लाह खान पर नोएडा पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके पुत्र पर कार्रवाई को लेकर विशेष योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी इन दिनों कई मामलों को लेकर अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे नोएडा पुलिस से लुका छिपी खेल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अमानतुल्लाह खान ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत और वर्तमान कार्रवाई से राहत की याचिका दायर की है, लेकिन दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कुर्की जब्ती करने की तैयारी चल रही है। नोएडा सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारी से पिछले दिनों मारपीट हुई थी और इस मामले में नोएडा पुलिस ने दिल्ली से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस समेत एक अन्य पर केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अमानतुल्लाह खान बेटे के साथ गायब हो गए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इसके बाद नोएडा पुलिस की टीम कई बार अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, पर घर पर कोई नहीं मिला। अमानतुल्लाह खान और बेटे अनस का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। पुलिस आरोपियों की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही। इस बीच चर्चा हो रही है कि अमानतुल्लाह खान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है
उन्होंने सरेंडर की अर्जी डाली है कि नहीं। कोर्ट में इस मामले में विधायक के मैनेजर इकरार अहमद की गिरफ्तारी में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चर्चा है कि अमानतुल्लाह खान ने हाईकोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है। इसी बीच बताया जा रहा है कि नोएडा कमिश्नरेट पुलिस से आंख में चोली का खेल रहे फरार आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ पुलिस कुर्की की तैयारी में जुट गई है। पुलिस ने जांच के दौरान धारा 147, 149, 452, 307, 394, 34, 2, 3 SC/ST एक्ट धारा की वृद्धि की है। इसके अलावा उनके बेटे अनस और सहयोगी अबू बकर के खिलाफ भी कुर्की की तैयारी की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट धारा 82 के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर की गुंडागर्दी मामले में जल्द फरार विधायक अमानतुल्लाह पर इनाम भी घोषित हो सकता है। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार थम गए हैं, अब मतदान बाकी है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने इतने वादे कर दिए कि वही वादे कांग्रेस के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसलिए वो तो ऐसे कर डाले जिसे कांग्रेस क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। चुनावी रेवड़ी बांटने के खेल में राहुल गांधी ने एक तरह से केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस का एक ही वादा इतना बड़ा निकला जिसे पूरा करने में देश का कुल बजट भी कम पड़ जाए। अब वही वादा कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। हालांकि कांग्रेस के वादे के झांसे में तो कोई नहीं आया, लेकिन कर्नाटक की मुस्लिम औरतें इसमें फंस गईं और नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक के पोस्ट ऑफिस के सामने औरतों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये अफवाह उड़ा दी गई कि 4 जून से हर महिला के खाते में कांग्रेस हर महीने 8,500 रुपये भेजने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। इसी अफवाह को सच मानते हुए मुस्लिम महिलाएं डाकघर के जरिए सेविंग अकाउंट खुलवा रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने खाते खुलवा रही हैं। पोस्ट ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में करीब 8,000 महिलाओं ने IPPB खाते खोले हैं। बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। 20 महिलाएं लाइन में खड़ी होकर IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवा रही हैं। इसकी वजह सुनकर पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल इन महिलाओं को किसी ने कह दिया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये देने की घोषणा की है। वो पैसे इसी IPPB अकाउंट में जमा किए जाएंगे। बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस के चीफ पोस्ट मास्टर HM मंजेश के मुताबिक IPPB अकाउंट में लगभग सभी DBT योजनाओं के पैसे जमा किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन अकाउंट्स में 8,500 रुपये जमा किए जाएंगे। लेकिन पिछले 10 दिनों से अचानक महिलाएं अपने खाता खुलवाने पहुंच रही हैं। आमतौर पर रोज़ाना 50 अकाउंट्स खोले जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ 800 महिलाएं अपना IPPB खाता खोलने जा रही हैं। महिलाओं को लग रहा है कि 4 जून से कांग्रेस हर महीने 8,500 रुपये ट्रांसफ़र करेगी, लिहाजा सभी महिलाएं जल्द से जल्द अपना खाता खोलने पोस्ट ऑफिस पहुंच रही हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन्हें समझा रहे हैं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना खाता खोलना चाहती हैं। लिहाजा पोस्ट ऑफिस में इसके लिए खाता काउंटर बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का शोर थम गया। 200 रैलियां करने और 80 इंटरव्यू देने के बाद पीएम मोदी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर साधना में लीन हो गए। करीब 135 साल पहले यहीं नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब वहीं दूसरे नरेंद्र साधना में लीन हैं। विपक्ष हैरान और परेशान है। कोई कह रहा है रोको, कोई मुकदमे की धमकी दे रहा है, तो कोई चुनाव आयोग से कहता दिख रहा है कि इसका टीवी कवरेज बंद कराओ, देश का कोई आदमी इसे देख न पाए, कुछ ऐसा करो। मतलब कि जो चुनावी बिसात पीएम मोदी ने बिछाई, चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद भी विपक्ष उसी में उलझा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न सियासी दलों ने जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने की खातिर तमाम तरह के नारे गढ़े, लेकिन चुनावी नारों के इस शोर में इस बार बीजेपी की अब की बार 400 पार का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के इस नारे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने खूब बातें की। अब इस नारे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया या नुकसान, ये तो 4 जून को मतगणना के दिन साफ हो जाएगा। 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारों ने खूब चर्चा बटोरी।
पहले चुनाव में जहां पार्टी का नारा अब की बार मोदी सरकार छाया रहा, वहीं 2019 में मैं भी चौकीदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस बार भी मैं हूं मोदी का परिवार अब की बार 400 पार लोगों की जुबान पर छाया रहा। इसके अलावा मोदी की गारंटी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि इन सभी नारों पर अब की बार 400 पार भारी पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने भी इस नारे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने इस नारे की आड़ में बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा देने का आरोप लगाया। चुनावी नारों के संदर्भ में कांग्रेस की बात करें तो हाथ बदलेगा हालात, न्याय योजना के स्लोगन ने भी अच्छी खासी चर्चा बटोरी। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी के चुनावी नारों की चर्चा सबसे ज्यादा रही। नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही कि विपक्ष अब की बार 400 पार के नारे में फंस गया। इन तीनों चुनावों में बीजेपी के नारों के जरिए पीएम मोदी ने चुनावी कैंपेन का एक एजेंडा सेट किया और विपक्ष इससे बाहर आने के लिए छटपटाता नजर आया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नारे बीजेपी के नारों के बीच वैसा असर पैदा करते नहीं दिखे जिसकी कांग्रेस को उम्मीद रही होगी। कांग्रेस ने तो कुछ नारे भी गढ़े, लेकिन आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां तो सिर्फ पीएम मोदी और जांच एजेंसियों को कोसने तक पर ही सीमित रह गईं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बार बार यही कह रहे हैं कि पंजाब में तो बीजेपी है ही नहीं, लेकिन पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम की माला जपती नजर आए। Bureau Report, News of India. देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी खराब अर्थव्यवस्था की वजह से सोना बेच दिया गया तो कभी उसे गिरवी रख दिया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। देश अब न तो सोना बेचता है और न ही गिरवी रखता है, बल्कि वो सोना खरीद रहा है और विदेश में रखे अपने सोने को वापस ला रहा है। तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर हो रही है। रिजर्व बैंक ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया। अब ये सोना इंग्लैंड की जगह भारत में रखा है। आने वाले कुछ दिनों में और भी सोना भारत वापस आने वाला है और ये सोना आरबीआई के पास रखा गया है। रिजर्व बैंक के पास 822 टन सोना है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा है, जबकि 413 टन के आसपास विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते अपने देश वापस लाने का निर्णय लिया। रिजर्व बैंक आगे और भी सोना विदेशों से मंगाकर देश में रखेगा। बताया गया कि रिजर्व बैंक दोबारा से 100 टन सोना देश को वापस ला सकता है और परंपरागत रूप से विश्व के अधिकांश देश लंदन में ही अपना सोना रखते आए हैं। भारत भी अपना सोना अब तक लंदन में रखता था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया है कि उसने अपने सोने की बड़ी मात्रा में खेप देश के अंदर ही रखेगा। रिजर्व बैंक जहां विदेशों से सोना लेकर आ रही है, वहीं वो लगातार नया सोना भी खरीद रही है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 34 टन, 2023-24 में 27 टन सोना खरीदा है। भारत का लगातार सोना खरीदना ये दिखाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और वो अपने वित्तीय सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत कर रहा है। रिजर्व बैंक विश्व के उन चुनिंदा बैंक्स में से एक है जो सोना खरीद रहे हैं। भारत का ये सोना वापस देश में लाने के लिए रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम भी करने पड़े। रिजर्व बैंक ने इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा इस पर केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी थी। हालांकि रिजर्व बैंक को इस सोने को देश में लाने के बाद जीएसटी देनी पड़ी। वहां वर्तमान में रिजर्व बैंक विदेशों से अपना सोना वापस लाकर देश में रख रही है। वहीं लगभग 3 दशक पहले ही कांग्रेस तीसरे मोर्चे की सरकारों ने भारत का सोना गिरवी रख दिया था। 1991 में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से उपजे आर्थिक संकट के कारण भारत को अपना सोना विदेशों में भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। जुलाई 1991 में कांग्रेस की नरसिंह राव वाली सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा था। जुलाई 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 46 टन सोना इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था ताकि $400 मिलियन जुटाए जा सकें। मई 1991 में भारत ने स्विट्जरलैंड की यूएसबी बैंक को सोना बेचा था। इसके जरिए सरकार ने $200 मिलियन जुटाए। बताया गया कि ये वो सोना था जो कि तस्करों से पकड़ा गया था और देश के बैंक के पास जमा था। इस दौरान 20 टन सोना बेचा गया था। Bureau Report, News of India.